हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के लिए एक अमेजिंग चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर भी करो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लो। तो ड्रामा के स्टार्ट में हम जेनी को देखते हैं जो हमारी फीमेल लीड है। अभी उसे होश आया होता है तो वो अपने सामने हमारे मेल लीड रोंगचन को देखकर शॉक होती है और सोचती है कि ये हैंडसम मैन कौन है। और फिर वो खुद ही से नॉवेल की स्टोरी को याद करते हुए समझ जाती है कि मैं नॉवेल के अंदर आ गई हूँ और उसकी फीमेल लीड बन गई हूँ, जिस बंदी ने अपने फर्स्ट लव के चक्कर में अपने हस्बैंड को हट करके चली गई थी। और यानी ये बंदा जो मेरे सामने है ये नॉवेल का मेल लीड रोंगचन है, मेरा हस्बैंड। अब यहाँ जेनी को होश में आता हुआ देखकर रोंगचन ऐसे कहता है कि अच्छा वो तुम उठ गई, फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हारे और तुम्हारे वो फर्स्ट लव लुओ के बीच में नहीं आऊंगा। और ये लो डिवोर्स सर्टिफिकेट और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट भी, मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अब तुम्हारे नाम कर दिया हूँ और अब से तुम आज़ाद हो। ऐसा बोलकर वो अपनी व्हील चेयर से यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जेनी उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो उसकी एक बात नहीं सुनता। फिर जेनी को इस फीमेल लीड पर गुस्सा आती है कि ये कितनी बड़ी स्टूपिड थी जिसने अपने फर्स्ट लव के चक्कर में अपने खुद के घर को आग लगा दी और अपने उस हस्बैंड को चोट पहुंचा दी जो उसे इतना प्यार करता है। रोंगचन ने अपने असिस्टेंट को जेनी के लिए छोड़ कर गया होता है और वो यहाँ पर जेनी को बातें सुनाने लगता है कि मिस्टर रोंगचन ने तुम्हारे लिए इतना कुछ करे, तुम्हारी सारी बातें मानी, पर तुम जैसी हार्टलेस बंदी ने क्या करी, उनके पैसों को किसी और पर उड़ाई और उस लोगों के प्यार के चक्कर में तुमने अपने घर को आग लगा दी और खुद की जान भी गंवाने वाली थी। तुम्हें लगता है कि तुमने ये सब करके मिस्टर रोंगचन के साथ सही करी हो? और तुम्हें क्या सच में लगता है कि वो लुओ इतना अच्छा है जो तुम उसके लिए इतना कुछ कर गई? अब ये सब सुनते हुए जेनी नॉवेल की स्टोरी के बारे में सोचने लग जाती है कि इस फीमेल लीड के साथ लास्ट में बहुत ही बुरा होता है। जिस फर्स्ट लव से वो इतना प्यार कर रही थी वही लास्ट में उसे धोखा दे देता है और सारी प्रॉपर्टी भी उससे ले लेता है और फिर ये फीमेल लीड बुरी तरीके से मर जाती है और इसके आखिरी वक्त पर भी इसका हस्बैंड रोंगचन ही इसके साथ होता है। लेकिन इस बंदी को तो अच्छे इंसान को चेरिश करना ही नहीं आता। फिर यहाँ पर जेनी कैसे कैसे करके उठती है और वो असिस्टेंट से कह देती है कि तुम अपने मास्टर को वापस बुलाओ और उसे कह दो कि वो मुझसे दोबारा शादी करे। और फिर जेनी तुरंत ही अपने लिए कपड़े निकालती है और रेडी हो जाती है और इन लोगों से कहती है कि चलो मेरे साथ। जेनी याद करती है कि स्टोरी के हिसाब से कल ही उसका फर्स्ट लव लुओ अपनी वो नई गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर इसे धोखा देने वाला है जो कि इसकी स्टेप सिस्टर है। वो दोनों इसे सारी प्रॉपर्टी भी हड़प लेंगे और इसे बेदखल करते हुए सड़क पर छोड़ देंगे। जेनी सोचती है कि अभी वो सारी चीजें हुई नहीं है तो इसके पास अभी भी चांस है सब कुछ ठीक करने का और अपनी किस्मत को अपने हाथों खुद लिखने का। जेनी सोच लेती है कि इस फीमेल लीड को रोंगचन का ख्याल रखना नहीं आया तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं इसे चेरिश करूंगी। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही रोंगचन विला से बाहर निकलता है तभी यहाँ पर जेनी का फर्स्ट लव लुओ और इसकी स्टेप सिस्टर चुशी यहाँ पर साथ में आ रहे होते हैं और लुओ रोंगचन को देखकर कहने लगता है कि अरे ये तुम्हारे साथ क्या हो गया, तुम्हारी वाइफ ने तुमसे डिवोर्स लेने के लिए तुम्हारे पैर तोड़ दी और सारी प्रॉपर्टी से तुम्हें बेदखल करते हुए घर से बाहर निकाल दी। जोशी कहती है कि अरे इसके ऊपर टाइम मत वेस्ट करो और तुम जाकर मेरी सिस्टर को ढूंढो और जल्दी से उसे प्रॉपर्टी ले लो। रोंगचन लुओ से कहता है कि तुम इस जोशी के साथ अफेयर चला रहे हो और जेनी को धोखा दे रहे हो। लुओ कहता है कि मैंने जेनी से झूठ बोला तो क्या हुआ, वो खुद मुझ पर भरोसा करना चाहती है और मुझसे ही प्यार करना चाहती है और तुम तो कितने बेचारे हो ना, तुमसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। तो रोंगचन गुस्सा आ जाता है और कहता है कि क्या मैं आजकल बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया हूँ जो कोई भी कैट और डॉग उठ कर आ रहा है और मुझे चैलेंज कर रहा है। देखो मैं तुम दोनों को वार्न कर रहा हूँ कि मुझसे फालतू के पंगे मत लो, नहीं तो मैं तुम दोनों को जिंदा काट दूंगा। इस पर जोशी लुओ से कहती है कि डरो मत, ये आखिर कर ही क्या लेगा, जब सारी प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी तो इसके पास तो सिर्फ व्हील चेयर बचेगा। फिर लुओ कहता है कि हाँ आखिर ये डिसेबल इतना एरोगेंट कैसे बन रहा है और फिर ऐसा बोलते हुए ये रोंगचन के ऊपर हाथ उठाने जा रहा होता है। इतने में जेनी उसे रुकने का बोलकर भागते हुए आती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि अभी लुओ और चूशी अपने प्लान में कामयाब नहीं हुए हैं तो अभी भी इसके पास टाइम है सब कुछ ठीक करने के लिए। रोंगचन सोचने लगता है ये जल्दी में यहाँ पर लुओ से मिलने आई है क्योंकि इसे वेट नहीं किया जा रहा था। यहाँ पर लुओ जेनी की फिक्र करने की झूठी एक्टिंग करता है कि मुझे लगा था कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो। जेनी कहती है कि अच्छा तो तुम ही लुओ हो। लुओ कहता है कि तुम क्या मुझे पहचानी नहीं, देखो मैं लुओ हूँ। तुम्हें पता है जैसे मुझे पता चला कि तुम दोनों का डिवोर्स हो गया तो मैं तुरंत ही यहाँ पर तुमसे मिलने आ गया और ऐसा बोलते हुए ये इसे प्रपोज भी करने लग जाता है। जेनी से पूछती है कि तुम जरूर यहाँ पे प्रॉपर्टी लेने आए होंगे ना जो कि अब सारी मेरे नाम पर हो गई है। तो ये सुनकर लुओ खुश हो जाता है कि तुमने इसे सारी प्रॉपर्टी ले भी चुकी हो। रोंगचन जेनी से कहता है कि देखो तुम्हारे पास अब सारी प्रॉपर्टी है और तुम चाहो तो इसके साथ भाग सकती हो, लेकिन तुम सोच लेना कि तुम क्या कर रही हो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई तुम्हें धोखा दे के चले जाए। तो लुओ एक्टिंग करते हुए कहता है कि जेनी अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है और इसकी बातों पर यकीन है तो कोई बात नहीं, मैं पीछे हट जाता हूँ। जेनी कहती है कि ठीक है। फिर वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट मंगवाती है और बताती है कि ये रोंगचन की सारी प्रॉपर्टी है।
ये कहता है कि लाओ मुझे दे दो, हम दोनों साथ में मिलकर एक अच्छी लाइफ जिएंगे। पर जेनी तो तुरंत इस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट को फाड़ कर उसके मुंह पर फेंक देती है और ये देखकर तो रोंगचन भी देखता रह जाता है। और फिर लुओ और चुशी से कहने लगते हैं कि तुम क्या पागल हो गई हो, ये क्या कर रही हो? देखो हम लोग तो बस रास्ते में मिले थे और तुम गलत मत समझना, हम दोनों के बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। रोंगचन ये सुनकर सोचने लगता है कि जेनी को अगर मैं सच भी बताऊंगा तो भी ये मेरी बात पर बिलीव नहीं करेगी और उल्टा मुझसे नफरत करेगी कि मैं लुओ के बारे में क्या कह रहा हूँ। लुओ कहता है कि देखो जेनी, अपना गुस्सा शांत कर लो और इस रोंगचन से वापस से प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट पर साइन करवाओ। जेनी कहती है कि तुम कितने ज्यादा शेमलेस हो ना, आखिर इस प्रॉपर्टी का तुमसे क्या लेना देना है, और वैसे भी हम कपल के बीच की चीजों में तुम जैसे आउटसाइडर क्यों घुस रहे? जोशी कहने लगती है कि सिस्टर आखिर तुम लुओ से कैसे बात कर रही हो, ये तुमसे इतना प्यार करता है और सपने में भी तुम्हारा ही नाम लेते रहता है। तो जेनी कहती है कि आखिर इसके सपने के बारे में तुम्हें कैसे पता लग गया? फिर जोशी बहाने बनाने लग जाती है। तो जेनी कहती है कि अब बस हो गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, इसलिए अभी इसी वक्त तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ। फिर लुओ कहने लग जाता है कि जेनी मेरी बात तो सुनो, तुम कुछ भी सोच रही हो। तो यहाँ पर जेनी गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि इन दोनों को निकाल के बाहर फेंको। लुओ कहता है कि जेनी तुमने तो मुझसे वादा करी थी ना कि तुम जिंदगी भर मुझसे प्यार करोगी। तो जेनी कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, मैंने रोंगचन से शादी करी और मैं सिर्फ इससे ही प्यार करूंगी और तुम दोबारा कभी मुझे कांटेक्ट मत करना। फिर गार्ड्स इन दोनों को लेकर चले जाते हैं और जेनी रोंगचन से कहती है कि हस्बैंड चलो घर चलते हैं। तो वो काफी शॉक हो जाता है कि तुमने मुझे हस्बैंड कहा। दूसरी तरफ गार्ड यहाँ पर लुओ और जोशी को जब बाहर फेंक देता है तो लुओ सोचे पड़ जाता है कि जेनी को क्या हो गया, ये ऐसी पागल कैसे होगी। जोशी कहती है कि कुछ नहीं, बस वो तुम्हें और मुझे साथ देखकर जेलस हो गई इसलिए ऐसे बिहेव कर रही होगी। तो ये कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, देखना वो कल पार्टी में आकर मुझसे माफी मांगेगी और फिर उसके पैसे हमारे होके ही रहेंगे। और यही सोचकर दोनों बड़े खुश होते हैं। दूसरी ओर जेनी रोंगचन के पास फ्रूट लेकर आती है और से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, मैं तुमसे अपनी हरकतों के लिए माफी मांगने आई हूँ। पहले मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत की थी और मेरी उन हरकतों के लिए मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। ये मन में सोचती है कि वैसे तो मैंने वो सब नहीं करी थी, लेकिन इस फीमेल लीड का धब्बा मेरे ऊपर ही लगा है तो मुझे क्लीन करना होगा। रोंगचन कहता है कि 3 महीने पहले भी तुमने मुझसे यही बोली थी कि तुम मुझसे माफी मांगना चाहती हो, पर तुमने क्या करी, मुझे धोखा दी और मुझसे डिवोर्स मांगी। तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर फिर से ट्रस्ट करूंगा? जेनी कहती है कि मैं कसम खाती हूँ कि मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी और सिर्फ तुम्हारे साथ ही अच्छे से रहूंगी। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो ठीक है, मैं तुम्हें इसका प्रूफ देती हूँ। ऐसा बोलकर तुरंत ही उसे किस कर लेती है। फिर रोंगचन तो शौक रह जाता है और सोचता है कि शादी के बाद ये पहली बार है कि इसने मुझे किस करी है। फिर वो तुरंत ही अपनी व्हील चेयर से यहाँ से जाने लगता है और वो सोचता है कि अब तो वो डिसेबल हो चुका है तो वो उसके लायक का नहीं है, इसलिए वो उसे कह देता है कि मुझे पता है कल तक तुम्हें अक्ल आई जाएगी और तुम रिग्रेट करोगी जो तुम आज हरकत कर रही हो उसके लिए। फिर जेनी को बुरा लग रहा होता है कि रोंगचन के पैर में जो चोट लगी है वो मुझे बचाने वक्त लगी है। ये सोचती है कि अगर जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट हो पाएगा तो शायद इसकी कंडीशन इतनी सीरियस ना हो। फिर जेनी यहाँ पर कोई मेडिसिन की बुक ढूंढने लगती है और वो हमें बताती है कि रियल वर्ल्ड में तो उसने 22 की एज में ही PhD कर ली है और उसे मेडिसिन की बहुत ज़्यादा नॉलेज है। अब यहाँ पर ये बुक्स पढ़कर उसमें इन्फॉर्मेशन पढ़ने लगती है कि अब यहाँ पर ये बुक पढ़ के इन्फॉर्मेशन देख अब यहाँ पर ये बुक्स में रोंगचन के पैर ठीक करने के बारे में पढ़ने लगती है और नीडल ट्रीटमेंट ट्राई करने लगती है और सोचती है कि अगर उसके मास्टर यहाँ पर होते तो शायद रोंगचन बहुत ही ईजिली ठीक हो पाता। फिर जेनी यहाँ ये बुक पढ़ते पढ़ते अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही होती है और जब वो सो जाती है तो यहाँ पर रोंगचन आया होता है और उसे बताने लगता है कि मैंने दोबारा से प्रॉपर्टी ट्रांसफर एग्रीमेंट तैयार करवा लिया हूँ, तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो। फिर ये इसे सोया हुआ देखकर ब्लैंकेट से कवर करने जा रहा होता है और तभी वो उसके पैर में निडल देख लेता है और समझ जाता है कि ये मेरे पैर ठीक करने के लिए अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही है। तभी यहाँ पर जेनी नींद में कहने लगती है कि रोंगचन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पैर ठीक करके रहूंगी। फिर ये सुनकर तो ये बहुत ही खुश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जेनी की नींद खुलती है तो वो रोंगचन को यहाँ पर देखकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम कल पूरी रात सोए नहीं? तो ये कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है और देखो मुझे नहीं लगता कि मेरे पैर कभी ठीक होंगे, तो तुम अपनी एनर्जी मुझ पे मत वेस्ट करो। जेनी कहती है कि क्या तुम मुझे थोड़ा टाइम नहीं दे सकते हो, मैं डेफिनेटली तुम्हें ठीक कर दूंगी। तो ये गुस्से में कहने लगता है कि डॉक्टर ने कहा है ना कि मेरी नस डैमेज हो चुकी है और मेरे ठीक होने के चांसेस ना के बराबर है। तो जेनी से समझाती है कि अभी भी थोड़ी उम्मीद बची है ना, तो हमें फिर भी ट्राई करके देखना चाहिए। फिर जेनी यहाँ पर नीडल उसके पैर में लगाने लगती है और उसे पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है। और फिर यहाँ पर रोंगचन को थोड़ा दर्द फील होता है तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि ये तो काम का निकला, देखा हम ट्राई करेंगे तो तुम ठीक हो सकते हो। फिर जेनी को यहाँ पर उसके फैमिली की कॉल आती है कि वो लोग उसे बर्थडे पार्टी में बुला रहे। जेनी कहती है कि मैं पहुंच जाऊंगी, तुम लोगों को मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं। फिर रोंगचन उससे पूछ लगता है कि तुम्हारी फैमिली की बर्थडे पार्टी में क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं?
तो जेनी कहती कि नहीं, तुम घर पे बस आराम से रेस्ट करो, मैं अकेले चली जाऊंगी। और ये मन में सोचती है कि ये वहां पर जाकर उन लोगों को सबक सिखाएगी। फिर नेक्स्ट डे जेनी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो सोचने लगती है कि अब तक लुओ और चूशी रोंगचन के पैसे पे मजे करते हुए आ रहे थे, क्योंकि ये फीमेल लीड उन लोगों को पैसे देती जा रही थी और इस वजह से उन दोनों की लालच बढ़ गई और लास्ट में उन दोनों ने सारी प्रॉपर्टीज से ले लिए। जेनी सोचती है कि आज तक जितने भी पैसे उन लोगों ने ले लिए ना, अब वो सब उन लोगों से निकलवाएगी। फिर जेनी यार रोंगचन के पास आकर उसे बताती है कि अब मैं पार्टी के लिए जाती हूँ और तुम्हें कुछ भी काम होगा तो मुझे कॉल कर देना। फिर रोंगचन तुरंत ही जेनी के लिए कार रेडी करने के लिए बोलता है। तभी वो कहती है कि मुझे कुछ बॉडीगार्ड्स भी चाहिए। फिर इसके बाद जेनी से बाय बोलते हुए सभी बॉडीगार्ड्स के साथ चली जाती है। और फिर रोंगचन का अस्टिन से कहने लगता है कि बॉस, अचानक से आपकी वाइफ इतनी ज्यादा जेंटल कैसे हो गई? मुझे तो इतनी जल्दी आदत भी नहीं हो रही है। पहले तो वो हमेशा उस झूठे लड़के पर ही बिलीव करती थी। फिर ही रोंगचन को गुस्से में देखकर सेंटेंस चेंज करता है कि जरूर बॉस, आपकी वाइफ का दिल पिघल गया होगा और वो जान गई होंगी कि आप कितने अच्छे हो और उन्हें उस धोखेबाज के बारे में असलियत पता लग गई होगी, इसलिए अब वो आपको चेरिश कर रही है। रोंगचन उसे चुप रहने के लिए बोलता है और वो सोचता है कि पहले तो उसने जेनी को छोड़ने का सोच लिया था, लेकिन अब वो उसे जब छोड़कर जा ही नहीं रही है और उसने अब उसे प्रवोक कर रही है तो ये सोच लेता है कि अब मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। फिर यहाँ हम पार्टी में देखते हैं कि लुओ और चूशी साथ में होते हैं। लुओ इसे कहने लगता है कि मैंने जेनी को कॉल करके तुम्हारी डैड की बर्थडे पार्टी में इसलिए बुलाया ताकि वो यहाँ पर पहुंचकर मुझसे नील डाउन होकर माफी मांगे, और जब वो ऐसा करेगी ना तो मैं उसे प्रॉपर्टी एग्रीमेंट पर साइन करने बोलूंगा और बोलूंगा कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करे। चूशी कहती है कि मेरी सिस्टर कितनी बड़ी स्टूपिड है ना, उसे लगता है कि तुम उससे सच में प्यार करते हो, लेकिन हम दोनों तो बस उसे यूज कर रहे हैं। एक बार बस हम दोनों को उस रोंगचन की सारी प्रॉपर्टी मिल जाए, फिर तो हम उस जेनी को भी फेंक देंगे। फिर हम देखते हैं कि जेनी यहाँ पार्टी में पहुंच जाती है और जल्दी से लुओ से कहने लगता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर जरूर रहोगी, क्योंकि तुम्हारे दिल में अभी भी मैं ही हूँ और तुमने मुझे माफ कर दियो ना, तो चलो जल्दी से प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, फिर हम दोनों साथ में यहाँ से दूर जाएंगे और एक अच्छी लाइफ बिताएंगे। जेनी कहती है कि तुम कौन हो जो मुझसे इस तरीके से पैसे मांग रहे हो? अच्छा, तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम गलत जगह पर आए हो, सड़क पर जाना चाहिए। तो लुओ कहता है कि जेनी, तुम मुझे भिखारी समझ रही हो? फिर चूशी भी कहने लग जाती है कि आखिर तुम लुओ को किस तरीके से ट्रीट कर रही हो? जेनी पूछती है कि तुम दोनों कब से मिले हुए हो? तो यहाँ पर दोनों ही मना करने लगते हैं कि तुम ये क्या कह रही हो। जेनी कहती है कि तुम दोनों को अभी मानना नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं यहाँ पर अपनी चीज लेने आई हूँ। मैंने अब तक तुम्हें अपने बैंक कार्ड, अपनी लग्जरी कार और अपने कैश दे चुकी हूँ, आज मुझे वो सारे वापस चाहिए। फिर सभी लोग ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और लुओ तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होता कि इसने उसे ये सब दिए। जेनी कहती है कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तुम अगर एडमिट नहीं भी करोगे तो क्या लगता है, क्या सारे रिकॉर्ड चेक करने के बाद पता नहीं लगेगा कि मैंने तुम्हें क्या क्या दे चुकी हूँ? फिर सभी लोग लुओ की बुराई करने लग जाते हैं कि वो ऐसे टाइप का इंसान है। तो लुओ यहाँ पर जेनी को चिल्लाने लगता है कि मैंने तुम्हें बस एक अच्छी वेडिंग नहीं दिया तो तुम इस बात का गुस्सा ऐसे निकाल रही हो और मेरे बारे में ये सब बोल रही हो ताकि मैं गुस्सा हो जाऊँ। तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक अच्छी वेडिंग देने के लिए तैयार हूँ। चूसी कहती है कि सिस्टर जल्दी से लुओ से माफी मांग लो, नहीं तो अगर ये गुस्सा हो गया तो फिर ये मानेगा नहीं। तभी जेनी यहाँ पर अपने सभी बॉडीगार्ड्स को बुला लेती है और इन लोग को ऑर्डर देती है कि जाओ उसकी घड़ी लेकर आओ, उसकी इतनी महंगी घड़ी जो है ना वो मैंने उसे दी हूँ। फिर चूसी से चिल्लाने लगती है कि तुम ये क्या कर रही हो? जेनी कहती है कि ज्यादा बोलो मत, तुम जिस विला में रह रही हो ना वो भी मेरा है और मैंने अपनी खुशी से तुम लोग को रहने क्या दे दी, तुम कुछ ज्यादा ही उड़ने लगे हो। तो चूसी कहने लगती है कि तुम तो सच में पागल हो चुकी हो। फिर गार्ड जेनी को ये वॉच ला कर देता है तो वो कहती है कि इसे तुम रख लो। और फिर जेनी अपनी सिस्टर चूसी से कह देती है कि अब मैं इस विला को तो उठा के लेके नहीं जा सकती, तो इसलिए अब तुम लोग यहाँ से निकलोगे। तभी यहाँ पर जेनी के डैड आ जाते हैं और उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुम किसे बाहर निकलने का बोल रही हो? स्टेप मॉम भी कहती है कि आज तुम्हारे डैड का 50वां बर्थडे है और आज के दिन तुम अपनी सिस्टर को विला से निकलने का बोल रही हो, कैसी सिस्टर हो तुम? जेनी कहती है कि मैंने सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि आप दोनों को भी यहाँ से निकलने का बोली हूँ। फिर चूसी तो शौक रह जाती है कि पहले तो ये डैड को कुछ कह नहीं पाती थी और आज उन्हें कैसे जॉब दे रही है। जेनी कहती है कि डैड, लगता है आप भूल गए कि आप लोग तो बैंकरप्ट हो चुके थे, लेकिन मैंने ही रोंगचन के पैसों से आप लोगों की हेल्प की और आप लोगों को रहने के लिए विला दी। तो मैं सही कह रही हूँ ना डैड कि इस पर मेरा हक है, आप लोग को यहाँ से निकलना चाहिए। जेनी मन में सोचती है कि ये फीमेल लीड जब मर भी रही थी तो इसके डैड को उसकी मरने पर भी एक आंसू नहीं आए, क्योंकि इससे कभी अपनी बेटी से प्यार था ही नहीं। तो इसलिए जेनी भी सोच लेती है कि ऐसे बंदे को मैं भी अपना डैड नहीं मानने वाली। अब तभी यहाँ पर जेनी के डैड उसे चिल्लाने लग जाते हैं कि तुम बहुत ज्यादा बदतमीज हो चुकी हो, लगता है मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। जेनी कहती कि रुको रुको, अभी तो और भी चीजें बची हैं। और फिर वो एक बहुत बड़ी सी लिस्ट मंगवाती है चीजों की और कहती है कि ये सारी चीजें आप लोगों ने मुझसे ली है, तो अब आप एक एक करके ये मुझे वापस करेंगे। फिर जेनी के डैड उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुम कितनी अनग्रेटफुल हो, हम लोगों ने तुम्हें पाले और तुम आज ये रंग दिखा रही हो।
जेनी कहती है कि सॉरी, आपने कुछ उल्टा कह दिए। आप लोगों ने नहीं, बल्कि मैंने आपकी पूरी फैमिली को पाली हूँ। और फिर ये लिस्ट को अपने सारे गार्ड्स को दे देती है और कहती है कि जो जो चीज़ें लिखी हैं वो सारी चीज़ें यहाँ से उठा के लेके चलो। फिर गार्ड्स इस विला में से सारी चीज़ों को उठा उठा के लेके जा रहे होते हैं और जेनी के डैड यहाँ पर कहते रह जाते हैं कि प्लीज़ ये सारी चीज़ों को मत लेकर जाओ। फिर लू सोचने लग जाता है कि ये जेनी बिल्कुल ही अलग टाइप की पर्सन कैसे बन गई है। जेनी से देख लेती है और कहती है कि लो, मैं तो तुम्हें भूल ही गई थी। अपने बॉडीगार्ड से कहती है कि जाओ इसके डिजाइनर कपड़े इसी वक्त निकालो, ये मेरे पैसों के हैं। फिर ये गार्ड तुरंत ही उसके कपड़े निकालने लगते हैं तो ये तुरंत ही उससे माफ़ी मांगता है और पूछता है कि जेनी मैंने क्या किया हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और ऐसा मत करो मेरे साथ। फिर सुशी भी जेनी को कहने लग जाती है कि तुम ये सारी हरकतें करना बंद करो, तुम्हारी वजह से रोंगचन भी डिसेबल हो गया तुम्हें बचाने के लिए और अब तो वो यूजलेस हो चुका है, तुम्हारे भी किसी काम का नहीं। तो लोग कहते हैं कि हाँ जेनी, तुमने जो रोंगचन के साथ कर रही हो, अब तो वो इतना डिसेबल हो गया है कि उसकी फैमिली उसे एक्सेप्ट ही नहीं करने वाले और इस वजह से वो लोग तुम्हें भी छोड़ेंगे नहीं, तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। इसलिए अब तुम्हारे पास सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारे साथ सिंसियर है। जेनी कहती है कि तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम मुझे डिजर्व करते हो? लोग कहता है कि अगर मैं नहीं करता तो क्या रोंगचन तुम्हें डिजर्व करता है? और वैसे भी क्या तुम सच में सोच रही हो कि वो पहले तुम्हें लाइक करता था तो क्या अभी भी करेगा? तुम्हारी वजह से उसके पैर डिसेबल हुए तो क्या तुम्हें लगता है कि उसे अभी भी तुम चाहिए होंगी? फिर जेनी कुछ बोलने जा रही होती है, कितने में यहाँ पर रोंगचन आ जाता है और वो कह देता है कि ऑफ कोर्स मुझे जेनी चाहिए। और वो यहाँ पर चल के आ रहा होता है तो इसे देखकर तो सभी लोग शॉक रह जाते हैं और जेनी भी उससे कहती है कि रोंगचन तुम्हारे पैर ठीक हो गए? तो रोंगचन जेनी से कहने लग जाता है ये सब मेरी वाइफ का कमाल है कि मेरे पैर अब ठीक है। तो ये सुनकर वो खुश हो जाती है, पर हम देखते हैं कि रोंगचन का पैर पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ होता है और वो बस एक्टिंग कर रहा होता है और सोचता है कि बस थोड़ा देर में और हैंडल कर लूँ क्योंकि मैं जेनी की ऐसे बेइज्जती होने नहीं दे सकता। और फिर रोंगचन यहाँ पर कह देता है कि मैंने सुना कि कोई यहाँ पर मेरी वाइफ को बुली कर रहा था। और फिर ये जेनी से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अब तुम्हारा हस्बैंड आ गया है ना, तो मैं देखता हूँ कि कौन तुम्हें बुली करता है। फिर जेनी अपनी ये पूरी फैमिली से कहती है कि क्या हो गया, अभी तो तुम लोग बहुत कुछ बोल रहे थे और अब भूल गए। फिर जेनी के डैड तो इन लोगों से कह देते हैं कि तुम लोगों ने अभी जो भी बोले थे उसके लिए मिस्टर रोंगचन से माफ़ी मांगो। फिर स्टेप मॉम नहीं मान रही होती है तो ये इसे थप्पड़ लगाते हैं। फिर तुरंत ही लुओ माफ़ी मांगने लगता है, साथ ही में चुशी भी माफ़ी मांगने लगती है। तो फिर जेनी कहती है कि वैसे तुम लोग को मुझसे नहीं बल्कि मेरे हस्बैंड से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो फिर ये लोग रोंगचन से भी माफ़ी मांगते हैं और जेनी कहती है कि ठीक है, मैं इस बार तुम लोग को छोड़ रही हूँ। फिर जेनी के डैड तो अच्छे बनने की एक्टिंग करते हुए कहने लगते हैं कि अब तो हम फैमिली है ना और मेरा सन इन लॉ घर आया है तो चलो पार्टी स्टार्ट करते हैं। तो जेनी कहती है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर अपना ज़रूरी काम करने आई हूँ। पहला तो ये कि आप लोगों को अपनी दी हुई वो सारी प्रॉपर्टी लेने और दूसरा ये कि आपकी फैमिली के साथ अपने सारे रिश्ते कट करने। तो जेनी के डैड उसे इस बात पर चिल्लाने लगते हैं कि क्या वो अपनी फैमिली के साथ इस तरीके से बिहेव करने वाली है। जेनी कहती है कि आपने अब तक मुझे किस तरीके से ट्रीट किया है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। फिर यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट फेंकती है और कह देती है कि अब मेरा आपकी फैमिली के साथ कोई रिश्ता नहीं है। तो इसके डैड कहने लगते हैं कि हाँ, मेरी भी कोई बेटी नहीं है। फिर जेनी के डैड बीमार होकर यहाँ पर बेहोश होने लगते हैं तो जेनी तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल करने का बोल देती है और फिर इसकी स्टेप मॉम तो खुश होने लग जाती है कि वाह, कैसे ये फिर से हमारी बातों में आ गई, ऐसे कैसे ये हमारे साथ रिश्ते कट करेगी। तभी जेनी तो यहाँ पर असिस्टेंट से कह देती है कि वैसे भूलना मत, मैंने जो भी सारी प्रॉपर्टी इन लोगों को दी हूँ आज मैं यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। फिर ये सुनने के बाद तो स्टेप मॉम शॉक रह जाती है और फिर बॉडीगार्ड्स यहाँ के सारे सामान लेकर जेनी को बता देते हैं कि उन लोगों ने लिस्ट में लिखी हुई सारी चीज़ें ले आए हैं, लेकिन वो उसे ये भी बताते हैं कि लुओ यहाँ से भाग गया है। जेनी कहती है कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो वो हमारे हाथों में आ ही जाएगा। फिर जेनी रोंगचन से कहती है कि चलो अब हम घर चलते हैं। तो वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो गिरने लगता है तो जेनी और असिस्टेंट जल्दी से उसे व्हील चेयर पर बैठाते हैं और असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस, आपको अपनी वाइफ की इमेज बचाने के लिए अपनी जान को ऐसे रिस्क में डालते हुए अपने पैर पर चलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, अभी आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए। जेनी ये सुनकर शौक होती है और कहती है कि आखिर तुम अपने पैर को ऐसे जोक कैसे समझ सकते हो। तो ये कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए थोड़ी ना करा हूँ, मैंने तो अपनी इज्जत बचाने के लिए करा हूँ, पार्टी में मेरी बेइज्जती हो रही थी तो ऐसे कैसे मैं घर पे रह सकता था। जेनी कहती है कि अच्छा ठीक है, जो भी रीजन हो अगली बार ऐसा मत करना। फिर रात में हम देखते हैं कि रोंगचन जब अपना शर्ट उतार रहा होता है तभी अचानक से जेनी इसके रूम में आ जाती है और इसकी बॉडी देख लेती है। वो तो बहुत ही शर्माने लग जाता है और ये इसे देखकर खुश हो जाती है कि इसकी बॉडी मसल्स तो कितने अच्छे हैं। वो तो मन ही मन बहुत ही खुश हो जाती है कि तभी तो ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। फिर ये उसे पूछती है कि क्या तुम शावर लेने जा रहे हो, देखो मेरी हेल्प चाहिए तो बता दो। तो ये पूछता है कि तुम मेरी क्या हेल्प करोगी। जेनी कहती है कि तुम्हारे लिए पानी भर दूंगी और साथ ही तुम्हारे कपड़े ढूंढने में हेल्प कर दूंगी। तो ये कहता है कि नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं है। फिर ये पूछने लगता है कि वैसे तुम यहाँ पर मेरे पास किस लिए आई थी। तो ये बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए तेल बनाई हूँ।
तुम पहले नहा लो, फिर उसके बाद में लगाऊंगी। फिर ये जब शावर लेकर आ जाता है तो जेनी इसका बाल सुखाने में भी हेल्प करती है, और यहाँ पर रोंगचंद तो बस इसे देखता ही रह जाता है। और फिर जेनी यहाँ पर इसे तेल भी लगा देती है और इसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके लेटा के इसके पैर दबाने लगती है। फिर ये इसे पूछ लेता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम अचानक से मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों बन रही हो। जेनी कहती है कि वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास एब्स है। तो यहाँ पर रोंगचंद हंस कर कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें पछतावा हो रहा है, इसलिए तुम ये सब कर रही हो, तो मैं बस उम्मीद करता हूँ कि तुम ज्यादा देर तक टिकी रहो। मन में सोचता है कि ये मुझसे प्यार नहीं करती है तो क्या हुआ, मेरा दिल यही चाहता है कि ये मेरे साथ रहे। पर जेनी के मन में तो चल रहा होता है कि वो तो जिंदगी भर उसके साथ ऑब्सेस्ड रहना चाहेगी। तभी इसे पूछ लेता है कि क्या तुम्हारा बचपन अच्छा नहीं गुजरा है। तो ये कहती है कि तभी तो, नहीं तो मैं अपनी फैमिली को इस तरीके से थोड़ी ना ट्रीट करती। तुम्हें पता है मेरी मॉम तब इस दुनिया से गई भी नहीं थी और बस वो हॉस्पिटल में थी, तो मेरे डैड ने उस मिस्ट्रेस और उसकी बेटी को घर ले आए थे, तो इस वजह से मैं अपने डैड से हमेशा से ही नफरत करती हूँ। फिर जेनी कहती है कि ठीक है, अब तुम्हारा मसाज हो चुका है तो मैं जा रही हूँ। तभी इतने में रोंगचंद इसे पकड़ के रोक लेता है। तो ये पूछती है कि क्या हुआ। रोंगचंद बताता है कि सैटरडे को मेरे ग्रैंडपा ने हमें अपने घर बुलाया, तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जेनी कहती है कि ठीक है, और फिर वो इसे गुड नाइट बोलकर चली जाती है। फिर यहाँ पर रोंगचंद स्माइल करने लग जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेनी रोंगचंद को लेकर उसकी ग्रैंडपा के घर पहुंचती है। और तभी यहाँ पर रोंगचंद के डैड की सिस्टर यानी कि उसकी आंटी यहाँ पर उसे देखते के साथ ही कहने लगती है कि अरे रोंगचंद घर आया है, तुम्हारे तो पैर ठीक नहीं है ना, तुम नहीं भी आते तो भी हम बुरा नहीं मानेंगे। और फिर ये जेनी से कहती है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं घर की बड़ी हूँ। तो फिर जेनी यहाँ पर तुरंत ही उन्हें हेलो कहती है और उनके हस्बैंड को भी, और साथ ही उनके बेटे से भी बात करने लगती है। पर तभी ये बच्चा तो जेनी की बेइज्जती कर देता है और उसे बहुत ही रूडली बात करता है, तो जेनी से दूर हो जाती है। और फिर यहाँ पर इसकी आंटी और फिर रोंगचंद की आंटी जेनी से कहने लगती है कि आखिर अब तुम दोनों कब बच्चा करने वाले हो, तुम दोनों की शादी को तो 1 साल हो गए ना, तो बच्चा तो आना ही चाहिए था। तो जेनी यहाँ पर अच्छे से जवाब देती है कि अभी तो वो लोग बहुत ही न्यू है। फिर यहाँ पर रोंगचंद की सिस्टर आकर तो जेनी की तारीफ करती है कि सिस्टर इन लो आप कब से इतनी इंटरेस्टिंग बन गई। अब तभी हाउसकीपर आकर बताता है कि जेनी को रोंगचंद के ग्रैंडपा ने मिलने के लिए बुलाया। फिर ये उनके स्टडी रूम में जाती है और ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ पर ये बारे में पूछने के लिए बुलाया हूँ जिस बारे में रोंगचंद भी मुझे सच नहीं बता रहा है और झूठे बहाने बना रहा है। मैंने सुना कि अभी कुछ टाइम पहले तुम्हें चोट लगी थी, आखिर ये सब क्या है। क्या रोंगचंद तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जेनी उन्हें बता देती है कि ग्रैंडपा सारी गलती मेरी थी, मैं इतनी स्टूपिड थी कि मैं रोंगचंद को कभी समझ ही नहीं पाई और हमेशा उसे बुरी तरीके से ट्रीट करती थी, और अपनी नादानी की वजह से ही मैंने खुद को चोट पहुंचा ली। लेकिन ग्रैंडपा आप फिक्र मत करो, अब मैं अपनी गलती को सुधारूंगी और उसे अच्छे से ट्रीट करूंगी, और रोंगचंद तो मेरे साथ बहुत ही अच्छा है और वो मेरा बहुत ही ख्याल रखता है। फिर ग्रैंडपा भी यहाँ पे रोंगचंद की तारीफ करने लगते हैं और इसे बताते हैं कि जब वो छोटा था तभी उसके पेरेंट्स इस दुनिया से चले गए, इसलिए वो थोड़ा डीप माइंड और क्वाइट हो गया। इसलिए वो इसे कहते हैं कि तुम्हें उसे और समझने की कोशिश करना चाहिए और उसे बर्दाश्त भी करना चाहिए। तो जेनी कहती है कि नहीं ग्रैंडपा, वो बहुत ही अच्छा है। फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि फिर तो अच्छी बात है। तभी इतने में यहाँ पर उनके दिल में दुखने लग जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं। फिर जेनी जब यहाँ पर उनकी कंडीशन देखती है तो वो समझ जाती है कि उनकी सांसें रुक रही है, तो ये जल्दी से अपने ट्रीटमेंट के तरीके से उनकी सांस को वापस लाने की कोशिश करती है। और तभी इतने में यहाँ पर आंटी आ जाती है और वो जेनी को इस तरीके से देखकर गलत समझ लेती है कि वो ग्रैंडपा को मार रही है। फिर ये जल्दी से जेनी को दूर करते हुए यहाँ पर आवाज़ देकर डॉक्टर्स को बुलाती है जो कि यहाँ पे ग्रैंडपा को उठा के लेके जाते हैं। और फिर ये तुरंत ही जेनी को एक थप्पड़ लगाती है और उसे पूछती है कि अब तुम बताओगी कि तुमने मेरे डैड के साथ क्या करी, वो बेहोश कैसे हुए। ऐसा बोलकर इसे और थप्पड़ लगाने जा रही होती है, पर तभी इतने में यहाँ पर रोंगचंद और बाकी सभी आ जाते हैं और फिर जल्दी से इनका हस्बैंड जाकर उन्हें रोकता है कि तुम ये क्या कर रही हो। रोंगचंद की आंटी कहती है कि ये मेरे डैड को मार रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखी। तो जेनी तुरंत यहाँ पर अपने आप को एक्सप्लेन करती है कि ग्रैंडपा अपनी ओल्ड एज की वजह से बीमार हो गए थे और उनकी धड़कनें रुक गई थी, तो मैं जल्दी से उनका फर्स्ट एड कर रही थी उनका ब्रीथिंग वापस लाने में। फिर रोंगचंद जल्दी से जेनी का हाथ पकड़ता है तो वो उससे कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे तो सबसे ज़्यादा ग्रैंडपा की फिक्र हो रही है। तो रोंगचंद ऑर्डर देता है कि जाके ग्रैंडपा को चेक करो और साथ ही साथ आइस क्यूब लेकर आओ। और फिर रोंगचंद तो यहाँ पर जेनी के लिए सीट अरेंज करता है और उसे बैठा देता है। फिर यहाँ पे डॉक्टर्स आकर बताते हैं कि ग्रैंडपा की सच में सांसें रुक गई थी और जेनी की वजह से वो ठीक हो पाए हैं, अगर वो फर्स्ट एड टाइम पर ना करती तो फिर वो बचते नहीं। फिर ये सुनने के बाद तो सभी का मुंह बंद हो जाता है और रोंगचंद यहाँ पर जेनी के गाल पर आइस क्यूब लगाने लगता है, तो वो कहती है कि लाओ मैं खुद करती हूँ। और फिर रोंगचंद यहाँ पर जेनी की साइड लेते हुए अपने फैमिली को चिल्लाता है कि आखिर अब आप लोगों को सब कुछ क्लियर हुआ, तो मेरे हिसाब से अब खुद ही सामने से आकर आपको मेरी वाइफ से माफ़ी मांगनी चाहिए। पर इसकी आंटी नहीं मानती है और वो तो कह देती है कि मैं तुम्हारी वाइफ से माफ़ी नहीं मांगने वाली हूँ, ये कुछ भी नहीं है।
और मैं तुम्हारी आंटी हूँ तो क्या तुम मुझसे माफ़ी मंगवाओगे। फिर यहाँ पर इसके हस्बैंड भी कह देते हैं कि देखो माफ़ी मांग लो। जेनी कहती है कि मुझ पे इल्ज़ाम लगाने के लिए तो आप बहुत जल्दी आ गई थी, और अब जब मेरा नाम क्लियर हो गया है तो आपसे माफ़ी नहीं मांगा जा रहा है। फिर तो लगता है मुझे आपका थप्पड़ का जवाब आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अंकल तुरंत ही अपनी वाइफ को थप्पड़ मारते हैं और इन लोगों से माफ़ी मांगने लगते हैं। जेनी कहती है कि अंकल आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपनी वाइफ को अच्छे से सिखा दो, क्योंकि आज जो इन्होंने मेरे साथ किया है ना, अगर इनकी जगह कोई और होती तो वो आज इस तरीके से ऐसे बचती नहीं। फिर ये आंटी तो ऐसी गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। फिर रात में हम देखते हैं कि हान जेनी की गाल पर मेडिसिन लगाने में उसकी हेल्प कर रहा होता है, और वो उसे कहती है कि आज जो तुमने मेरा गुस्सा निकालने में मेरी हेल्प की उसके लिए बहुत थैंक यू। तो ये कहता है कि तुम्हारी बेइज्जती मेरी बेइज्जती है ना, तो इसलिए मैंने अपनी खुद की हेल्प किया। जेनी कहती है कि देखो मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझे बुली होते हुए देखकर बहुत ही बुरा लग रहा था ना, तो हान मान नहीं रहा होता है। जेनी कहती है कि क्या ये मानना इतना ज़्यादा हार्ड है, बस इतना ही तो पूछ रही हूँ ना कि बुरा लगा था कि नहीं लगा था। तो ये कहता है कि हाँ लगा था। तो ये सुनकर ये बहुत ही खुश हो जाती है और उसके पास जाके कहने लगती है कि वैसे तो मुझे पहले बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था, लेकिन पता है जैसे ही तुम वहाँ पर आए ना तो तुम्हें देखते के साथ ही मेरा सारा गुस्सा खत्म हो गया, क्योंकि मुझे पता था कि तुम अब आ गए हो तो तुम मुझे प्रोटेक्ट कर लोगी। फिर रोंगचंग यहाँ पर जेनी को इतना पास से देखकर उसे किस करने वाला होता है, पर फिर वो रुक जाता है और इसे लेटाकर कहता है कि अब तुम सो जाओ। जेनी भी अपसेट हो जाती है और फिर दूसरी तरफ फेस करके सो जाती है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उसके इतना क्लोज सो रही होती है। फिर जैसे ही रोंगचंग की नींद खुलती है तो जेनी को अपने पास देखकर बहुत ही खुश होने लगता है, पर फिर वो उसे उठता हुआ देखकर खुद सोने की एक्टिंग करने लगता है, और जेनी की आँख खुलते ही वो यहाँ पर इसके फेस को टच करने लग जाती है। और जब उसे फील होता है कि ये भी उठ रहा है तो वो जल्दी से स्लोली यहाँ से उठकर भाग जाती है, और क्योंकि ये तो एक्टिंग ही कर रहा था तो ये तो बहुत ही स्माइल करने लगता है। फिर इसके बाद ये दोनों पूरी फैमिली के साथ साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट करने जाते हैं, और यहाँ पे ग्रैंडपा तो जेनी के साथ बहुत ही खुश होते हैं। और वो जब उन्हें ब्रेकफास्ट में एग खाने के लिए दे रही होती है तो ग्रैंडपा खुशी खुशी खाने के लिए मान जाते हैं, और ये देखकर रोंगचंग और उसके सिस्टर काफ़ी शॉक होते हैं कि ग्रैंडपा को तो एग पसंद नहीं था, लेकिन जेनी के कहने पर वो खा रहे हैं। फिर यहाँ पर जेनी रोंगचंग को भी अपने हाथ से खिलाती है तो वो खा लेता है। फिर यहाँ पर आंटी भी आ जाती है ब्रेकफास्ट करने के लिए, और वो अपने डैड से कहने लगती है कि आप इस जेनी को इतने अच्छे से क्यों ट्रीट कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, और इसने तो रोंगचंग को मारने के लिए घर में आग भी लगा दी थी, और उसकी वजह से वो डिसेबल हुआ है। तो ग्रैंडपा अपनी बेटी को चिल्लाते हैं कि तुम इतना ज़्यादा गुस्सा मत करो, और वैसे भी कल इसने मेरी जान बचाई है और तुम तो इसके ऊपर इल्ज़ाम ही लगाए डाल रही थी। तभी आंटी कहने लगती है कि ग्रैंडपा इन दोनों का तो डिवोर्स भी हो गया है और ये बस यहाँ पर एक्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे रोंगचंग कह देता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारा डिवोर्स नहीं हुआ। तो इसकी आंटी चिल्लाती है कि झूठ मत बोलो, पर रोंगचंग मानने के लिए तैयार नहीं होता, और वो कह देता है कि ये झूठी रूमर है, आप लोग बिलीव मत करो। फिर रोंगचंग की सिस्टर तो ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है कि मुझे पता था कि मेरे भाई और मेरी सिस्टर इन लॉ के बीच में सब कुछ ठीक है। पर फिर आंटी की बातों पर कोई बिलीव नहीं कर रहा होता है तो वो गुस्से में चली जाती है। फिर रात में हम देखते हैं कि जेनी बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और वो सीधा पहुंच जाती है रोंगचंग के पास। रोंगचंग इसे अपने रूम में आता हुआ देखकर शॉक होता है, और उसे लगता है कि शायद अब ये रिग्रेट कर चुकी है और अब ये ज़रूर उसे बोलेगी कि ये वापस से लू के पास जाना चाहती है। पर जेनी तो इसके पास जाकर कहती है कि हम वापस से शादी कर लेते हैं। तो ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और फिर इसे कह देता है कि तुमने मुझे क्या समझी हुई हो, जब चाहे शादी करोगी और जब चाहे डिवोर्स होगी। तभी इतने में जेनी तो यहाँ पर बेहोश होने वाली होती है तो वो जल्दी से उसे पकड़ लेता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब जेनी की नींद खुलती है तो वो इसे पूछती है कि कल रात में बहुत ही ड्रंक थी तो मैंने कुछ अजीब तो नहीं बोली ना। ये कहता है कि तुम्हें याद नहीं है तो कोई बात नहीं, अब याद करो कि तुमने क्या बोली थी, और फिर वो चला जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जब रोंगचंग ऑफिस में होता है तभी यहाँ पर उसका असिस्टेंट एक फ्लावर बकेट लेकर आता है और बताता है कि ये फ्लावर्स लुओ ने जेनी के लिए भेजा है, और उसमें एक कार्ड भी होता है। रोंगचंग पढ़ लेता है कि जेनी के लिए उसने नोट लिखा है और उसे मिलने के लिए बुलाया है। रोंगचंग जेनी का टेस्ट लेने के लिए इस फ्लावर बकेट को जेनी तक पहुंचाने का ऑर्डर दे देता है, और फिर थोड़ी देर बाद ही असिस्टेंट वापस आकर इसे गुड न्यूज़ देता है कि बॉस जैसे ही मेड ने जेनी को ये फ्लावर देते हुए बताया कि ये लुओ की तरफ से, तो जेनी ने तुरंत ही मना कर दी इसे लेने से और कह दी कि इसे फेंक दो। यानी कि बॉस मिस जेनी की नज़रों में अब उस लुओ की कोई वैल्यू नहीं है और वो सच में आपके लिए अब सिंसियर होंगी। फिर ये सुनकर रोंगचंग को तो खुशी मिलती है, पर फिर इतने में मेड आकर यहाँ पर बताती है कि मिस जेनी अपना लगेज पैक करके घर से निकल रही है और वो कह रही है कि अब वो यहाँ पे नहीं रहने वाली। ये सुनकर रोंगचंग तो शॉक हो जाता है और फिर वो तुरंत ही जेनी को जाकर रोकने लगता है कि तुम क्यों जा रही हो। वो मन में सोचती है कि अच्छा तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, तुम मेरा टेस्ट लेने के लिए मुझे वो लुओ के फ्लावर दे रहे थे ताकि देख सको कि मैं वो फ्लावर क्या करने वाली हूँ। सच में तुम्हें तो मुझ पर बिलीव ही नहीं है। ऐसा वो सोचकर बहुत ही गुस्सा हो रही होती है और ये कहने लगता है कि हमारे बीच में तो सब कुछ ठीक चल रहा था ना, तो तुम क्यों जा रही हो, क्या तुम उस लुओ की वजह से जा रही हो।
तो जेनी कहती है कि ऑफ कोर्स नहीं, तुम ऐसा क्यों सोचते हो। और फिर वो इसे चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें बोली थी ना कि अब मैं बदलने की कोशिश कर रही हूँ, तो अब तुम मुझे पुरानी वाली भूल जाओ और एक नई शुरुआत से मुझे समझने की कोशिश करो कि मैं एक न्यू पर्सन हूँ। फिर यहाँ पर डोंगचंग को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो इसे सॉरी बोलते हुए कहता है कि वैसे भी ये घर तुम्हारा है, तो अगर यहाँ से कोई जाएगा तो मैं जाऊँगा। जेनी कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, पर डोंगचंग फिर भी कहता है कि नहीं, मैं ही यहाँ से जाऊँगा। बस मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले तुम एक बार लास्ट बारी मुझे बाहर डिनर पे लेके चलो। फिर दोनों जब रेस्टोरेंट में जाने के लिए निकल रहे होते हैं, तभी इतने में यहाँ पर लुओ और चूशी पहुंच जाते हैं और लुओ कहने लगता है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, मैं तुमसे मिलने आ रहा था, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा शॉपिंग करा हूँ। तो यहाँ पर जेनी से कह देती है कि तुम मेरे पैसे वापस करो। तो ये कार की चाबी और बैंक अकाउंट में जितने भी सारे पैसे थे वो बारी बारी करके ट्रांसफ़र कर देता है। फिर ये कहती है कि अभी भी तुमने पूरे नहीं दिए, चलो मुझे नोट लिख कर दो कि तुम सारे पैसे मुझे वापस करके ही दोगे। फिर वो ना चाहते हुए भी इसे लिख कर दे देता है और फिर जेनी और डोंगचंग साथ में डिनर के लिए चले जाते हैं और लू और चूशी को बहुत ही गुस्सा आती है। फिर इसके बाद ये दोनों जब यहाँ से जाते हैं तो रास्ते में इन लोग को गुंडे मिल जाते हैं जो कि इन लोग की खूब धुलाई कर देते हैं। और फिर डिनर के बाद डोंगचंग और जेनी जब कार से आ रहे होते हैं तभी यहाँ पर डोंगचंग उससे फिर से सॉरी बोलता है कि मुझे तुम्हें टेस्ट नहीं करना चाहिए था। तो जेनी उसे माफ़ कर देती है। फिर ये कहता है कि क्या तुम मुझे अपने विला में रेंट पर रहने दोगी, तो उसके लिए भी वहाँ कहती है। फिर ये कहता है कि क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगी। तो जेनी कहती है कि जब मैं ड्रंक थी और मैंने तुमसे शादी के लिए पूछी तो तुमने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया था ना। तो ये माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि प्लीज़। तो फिर ये मान जाती है। फिर डोंगचंग तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और जल्दी से जेनी की गाल पे किस कर लेता है। तो वो कहती है कि अरे कार में और भी कोई है ना। तो अस्टिन कहने लगता है कि आप लोग मेरी फिक्र मत करो, मैं तो ड्राइविंग पे फोकस कर रहा हूँ और मैंने तो आप लोग की कोई बातें सुनाई नहीं। अरे मतलब कि मैंने तो आप लोग को ये सब करते हुए देखा ही नहीं। फिर डोंगचंग यहाँ पर अपने असिस्टेंट को कार से बाहर निकल के जाने के लिए बोलता है। फिर असिस्टेंट को कार रोककर बाहर जाना ही पड़ता है और फिर डोंगचंग जेनी से पूछ लगता है कि तो फिर क्या आप तुम मुझसे दोबारा शादी करोगी। तो यहाँ कह देती है। फिर डोंगचंग पूछता है कि क्या हम लोग वेडनेसडे को मैरिज सर्टिफिकेट लाने चले। ये कहती है कि लेकिन वो तो परसों ही है ना। तो ये अपसेट हो जाता है कि फिर ठीक है, जैसे तुम बोलो उस दिन चलते हैं। तो कहते हैं कि ठीक है, परसों ही चलते हैं। फिर यहाँ पर वो बहुत ही खुश होकर तुरंत ही उसे किस करने लगता है और इन दोनों के किस के चक्कर में बेचारा असिस्टेंट बाहर ठंडी झेल रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेनी और डोंगचंग बाहर होटल कहीं गए होते हैं और तभी रास्ते में जेनी को उसकी स्टेप सिस्टर चूशी मिल जाती है और वो इसे बातें सुनाने लगती है और चिल्लाते हुए पूछती है कि कल रात तुमने मुझे और लुओ को गुंडे को भेजी थी ना मारने के लिए। जेनी यहाँ पर कह देती है कि मुझ पर फालतू इल्जाम मत लगाओ और इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ से चूशी जब जा रही होती है तो वो डोंगचंग को देखकर उसके पास आकर उससे अच्छे से बातें करने लगती है, पर ये उसे कोई भाव नहीं देता और उसे यहाँ से जाने के लिए बोलता है। तो इसे भी गुस्सा आ जाती है और वो वेटर को यहाँ पर खाना लाते हुए देखकर बीच में पैर कर देती है और फिर ये गरम गरम खाना डोंगचंग के ऊपर गिरने वाला होता है, पर जल्दी से जेनी बीच में आ जाती है और उसे बचा लेती है। फिर डोंगचंग यहाँ जेनी की फिक्र करने लगता है और तभी यहाँ पर चूशी तो एक्टिंग करते हुए वेटर के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगती है कि तुम किस तरीके से चलते हो। फिर जेनी को यहाँ पर बहुत ही गुस्सा आती है और वो भी गरम गरम खाना उठाकर इसके मुंह पर डाल देती है और कहती है कि तुम वेटर के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाना बंद करो, तुमने ही बीच में पैर करके उसे गिराने की कोशिश करी क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड को चोट पहुंचाना चाहती थी और तुम ये मान लो। फिर यहाँ पर ये इतनी इजीली तो मान नहीं रही होती है, पर यहाँ पर जेनी इसे अच्छे से सबक सिखाती है और इससे माफ़ी मंगवा के ही लेती है। पर तभी चूशी यहाँ पर डोंगचंग से कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है मेरी सिस्टर तुमसे सच्चा प्यार करती है, बिल्कुल भी नहीं। फिर वो इसे कोई पुरानी चीज़ों के बारे में बताने लग जाती है, तो यहाँ पर डोंगचंग सुनता नहीं है और उसे उल्टा चिल्लाकर चुप करवा देता है। फिर रात में हम देखते हैं कि डोंगचंग जेनी की चोट पर मेडिसिन लगा रहा होता है और तभी वो उसे कहती है कि देखो मेरी सिस्टर चूशी ने जो भी मेरे बारे में तुम्हें बोली थी ना, तुम उसकी बात पर यकीन नहीं कर सकते, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। और हाँ, अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करोगे ना तो फिर मैं बहुत ही गुस्सा हो जाऊंगी और मैं जब गुस्सा होती हूँ ना तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होता। डोंगचंग कहता है कि क्या अच्छा नहीं होगा, क्या तुम मेरे मुंह पर भी सूप फेंकने वाली हो। तो जेनी पूछती है कि क्या इससे मैं तुम्हें बहुत ही गुस्से वाली लगी। तो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, जब तुम्हें कोई बुली करे तो इसी तरीके से फाइट बैक करना चाहिए, लेकिन हाँ अगली बार तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो कहती है कि क्यों। ये कहता है कि अरे खतरनाक हो सकता है ना। जेनी कहती है कि सिचुएशन ही वैसी थी कि मेरे पास सोचने के तक का टाइम नहीं था। तो कहता है कि फिर भी तुम दोबारा अपने आप को ऐसे रिस्क पे मत डालना। जेनी कहती है कि अगर मैं बीच में नहीं आती तो तुम्हें चोट लग जाती और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। डोंगचंग पूछता है कि आखिर क्यों। तो ये कहती है कि मैंने तुम्हें बोली थी ना कि मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करूंगी, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी और वैसे भी हम दोबारा शादी करने वाले हैं, हमारा वापस से हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन होने वाला है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा क्लोज रिलेशन होता है। तो ये सुनते के साथ ही डोंगचंग फिर से जेनी को गाल पे किस करने लगता है। तो वो कहती है कि मुझे लिप्स पे चाहिए, तो वो उसकी बात भी मान लेता है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चूशी यहाँ पे रो रो कर अपने मॉम और डैड को बता रही होती है कि कैसे जेनी और रोंगचंग ने सभी के सामने उसे मारे भी और माफ़ी भी मंगवाए। इसकी मॉम को बहुत ही गुस्सा आती है और ये तुरंत ही जेनी को कॉल करके चिल्लाने लगती है। तो जेनी उल्टा इन्हें सुनाती है और इनसे कह देती है कि आप लोगों के ऊपर जो पैसे उधार है ना मेरे, वो सब वापस करो, और अगर नहीं दिए ना तो फिर मैं केस करूँगी और उसका इंतज़ार करो फिर। और फिर वो कॉल भी कट कर देती है। फिर यहाँ पर चूशी की मॉम गुस्सा होने लगती है और वो नई प्लानिंग बनाती है कि इस जेनी से निपटने का मेरे पास एक अच्छा रास्ता है। हम जब जेनी को ड्रग देकर उसकी रेपुटेशन खराब कर देंगे तो फिर रोंगचंद तो ऐसी लड़की को रखेगा नहीं और उसे डिसलाइक करेगा। और फिर ये लुओ और चूशी को अपना प्लान समझा देती है कि किस तरीके से जेनी को अपने जाल में फंसाकर होटल में बुलाने वाली है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि रोंगचंद सीधा ऑफिस से कोर्ट जाने के लिए निकल रहा होता है क्योंकि जेनी और उसने डिसाइड करे थे कि आज ही वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेंगे। वो तो बेहद खुश होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेनी को यहाँ पर उसके स्टेप मॉम की कॉल आ जाती है जो कि यहाँ पर उसे कहती है कि तुम्हें अगर तुम्हारी मॉम की चीज़ें चाहिए तो मुझसे आकर होटल में मिलो, वहाँ पर मैं तुम्हारी मॉम की चीज़ें देती हूँ, अगर तुम नहीं आओगी तो मैं उसे फेंक दूंगी। तो जेनी आने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोंगचंग यहाँ कोर्ट के बाहर जेनी का इंतजार कर रहा होता है, पर फिर इतना देर वेट करने के बाद उसे जेनी की कॉल आती है और वो इसे कह देती है कि आज हम लोग कैंसिल करते हैं, हम लोग किसी और दिन जाके मैरिज सर्टिफिकेट लेंगे, और वो कॉल भी कट कर देती है। फिर रोंगचंग अपसेट हो जाता है और वो ये सोचता है कि उसने रिग्रेट कर लिए और वो उससे दोबारा शादी नहीं करने वाली। फिर ये तो बहुत ही गुस्से में घर आ जाता है और तभी इसे उसके रूम में उसकी डायरी मिल जाती है जिसमें जेनी ने इसके बारे में सब कुछ लिखी हुई थी कि वो इसे कैसे कैसे धीरे धीरे लाइक करने लग गई है। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद इसे एहसास होता है कि वो सच में इसे ही लाइक करती है। फिर ये तुरंत ही अपने असिस्टेंट को पता करने के लिए बोलता है कि जेनी कहाँ पर गई है, मैं अब उसे कहीं और अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। फिर हम देखते हैं कि जेनी यहाँ पर अपनी स्टेप मॉम से मिलने पहुंचती है और वो इसकी मॉम की चीज़ें इसे दे देती है, पर फिर वो कहती है कि जाने से पहले ये जूस पी कर जाओ। तो जेनी कहती है कि नहीं, मैं दूध पीऊंगी। फिर वो इसे दूध दे देती है तो जेनी थोड़ा सा पी लेती है। फिर उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होने लगती है। तो स्टेप मॉम इससे बदला लेने के लिए इसे चाकू से मारने का सोचती है, पर वो समझ ही नहीं पाती कि इसकी नस कहाँ पर है। जेनी उठ जाती है, कहती है कि मुझे पता था कि आप मेरी नस ढूंढ रही है, और आपको क्या लगा था कि मैं यहाँ पर ऐसे ही आ जाऊंगी, मुझे पता है आपने मुझे ड्रग दी हो ना। और फिर वो इन्हीं के पैर में चाकू मार के यहाँ से बाहर चली जाती है। और फिर तब तक जेनी को ड्रग का नशा चढ़ने लग जाता है और वो यहाँ पर फिर चल भी नहीं पाती और यहीं पर बेहोश होने लगती है। और फिर वो तुरंत ही रोंगचंग को कॉल लगाने लगती है और तभी वो यहाँ पर खुद ही आ जाता है इसे बचाने के लिए। जेनी उसे देखते के साथ ही बहुत ही खुश हो जाती है और फिर तुरंत ही उसे किस करने लगती है। फिर रोंगचंग सीधा उसे अपने साथ होटल रूम में लेके जाता है और असिस्टेंट ये सब देखकर इन लोग की सारी चीज़ें वगैरह उठा लेता है और वो दोनों वहाँ पर होटल में नाइट स्पेंड कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब जेनी की नींद खुलती है तो रोंगचंग उसे दिखाता है कि उसने उसे कहाँ कहाँ निशान कर दिए और उसके लिप भी बाइट कर लिए। फिर वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील करने लगती है कि मैं इतनी ज़्यादा रूड थी, सॉरी। फिर ये उसे पूछता है कि आखिर कल क्या क्या हुआ था, तो ये इसे सब बताती है कि कैसे उसकी स्टेप मॉम ने उसे सब बुलाई थी और ये उनसे बचकर बाहर आ गई थी। ये कहता है कि अगली बार तुम कहीं पे भी जाना तो प्लीज़ मुझे पहले बताना, अगर मैं आज टाइम पर ना आया होता तो तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी मुसीबत में पड़ो। तो ये से माफ़ी मांगती है और कहती है कि हाँ, अगली बार मैं तुम्हें बिना बताए नहीं जाऊँगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हान अपनी कंपनी में जाता है और वो अपने असिस्टेंट को सारी इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए बोलता है कि जेनी की स्टेप मॉम ने कैसे उसे हार्म करने की कोशिश की थी, तो उनका कुछ प्रूफ तो होगा ना ताकि उन्हें जेल पहुंचा सके। पर असिस्टेंट कहता है कि उन्होंने सारा प्रूफ पहले ही मिटा दी और कुछ भी सीसीटीवी में आया ही नहीं, तो फिर इन लोगों के पास कोई भी एविडेंस नहीं है। फिर रोंगचंग के पास एक अच्छा आइडिया आता है और वो जेनी के डैड को अपनी कंपनी में बुलाता है और उन्हें एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट ऑफर करने लगता है जो कि काफ़ी ज़्यादा मिलियन का है, और बदले में वो उसे अपनी मिस्ट्रेस के खिलाफ सारे एविडेंस देने के लिए बोलता है जिससे कि ये उसकी मिस्ट्रेस को मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा सके। फिर जेनी का डैड पैसों के लालच में मान जाता है और फिर इसके जो गार्ड्स होते हैं वो जाकर जेनी के स्टेप मॉम को इंजेक्शन देकर उसे मेंटल हॉस्पिटल के लिए लेकर चले जाते हैं, और जेनी का डैड तो पैसों के लालच में उसे भेज भी देता है, उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। फिर रात में हम देखते हैं कि जेनी बुरा सपना देखकर जल्दी से यहाँ पे रोंगचंग के पास आती है, तो ये जल्दी से उसे हक करता है और कहता है कि सपने फेक होते हैं तो उनके बारे में मत सोचो, और फिर उसे अपना चश्मा निकालने को बोलता है और तुरंत ही उसे किस करने लग जाता है। पर फिर तभी इतने में रोंगचंग को उसके अंकल की कॉल आ जाती है और वो उसे कोई काम के लिए तुरंत ही आने का बोलते हैं। तो रोंगचंग जेनी के साथ अपने ग्रैंडपा के घर जाने के लिए निकलता है। फिर जेनी यहाँ पे रोंगचंग के अंकल के बारे में पता करने लगती है और इसे याद आता है कि नॉवेल की स्टोरी के हिसाब से इसका अंकल ही तो विलन है और उसने ही इसके डैड को भी मारा है और वो इसे भी मारना चाहता है प्रॉपर्टी के लिए। फिर रोंगचंग जब यहाँ पर अपने ग्रैंडपा के घर पहुँचता है तो इसके अंकल इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं कि उसकी वजह से कंपनी का कितना ज़्यादा लॉस हो चुका है।
तो यहाँ पर ये कहता है कि अंकल इसमें आपकी गलती है, आपके ऊपर हिट एंड रन का केस है, तो ये तो श्योर है कि आपको तो जेल होगी रहेगी, मैंने कुछ गलत थोड़ी ना बताया हूँ। फिर ग्रैंडपा रॉन्गचंग के अंकल को चिल्लाने लगते हैं कि तो मैंने तुम्हें हमेशा बोला हूँ कि ड्रिंक करके ड्राइव मत किया करो, अब देखो तुमने हमारे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी हो। फिर ये अंकल तुरंत ही माफ़ी मांगने लगता है कि डैड मैं अगली बार ऐसा नहीं करूँगा। डैड आपको तो पता है ना कि मॉम के जाने के बाद मैं इतना अपसेट रहता हूँ कि इस गम में ही मैं ड्रिंक कर लेता हूँ, तो डैड प्लीज़ आप ही मुझे बचा सकते हैं, आप कुछ पैसे भर दो और मुझे जेल जाने से बचा लो, मैं आपका सगा बेटा हूँ, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो ये रॉन्गचंग तो मुझे जेल भेज देगा। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है मैं इस बार ये मैटर हैंडल कर रहा हूँ, अगली बार ऐसा मत करना, और वो इसे बाहर जाने का बोलते हैं और रॉन्गचंग को बात करने के लिए यहीं पर रुकने के लिए बोलते हैं। और फिर उसे पूछते हैं कि उसे कब अपने अंकल के बारे में ये पता चला, तो वो कहता है कि जल्दी। यहाँ पर इसके ग्रैंडपा इसे समझाते हैं कि वो अपने अंकल को फंसा के कर ही क्या लेगा, क्योंकि उसे अपनी जो भी अचीवमेंट मिली है वो अपनी फैमिली के दम पर मिली है, इसलिए वो कहते हैं कि तुम्हें बात को समझना चाहिए, तुम कंपनी के लिए आगे बहुत कुछ कर सकते हो। फिर यहाँ पर रॉन्गचंग को अपने ग्रैंडपा की बात माननी पड़ती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये अंकल बड़े मज़े में कॉल पर किसी से बात कर रहा होता है कि उसने अपने डैड को कैसे फूल बना के रखा है कि वो उसकी ऐसी हेल्प कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि जेनी इसकी सारी बातें सुन रही होती है और अंकल कॉल पे ये भी बता देता है कि रॉन्गचंग के डैड को प्रॉपर्टी के लिए उसने ही मारा है और अब वो रॉन्गचंग को भी रास्ते से हटाएगा, नहीं तो प्रॉपर्टी से कैसे मिलेगी। जेनी ये सारी चीज़ सुन लेती है और फिर वो घर आने के बाद रॉन्गचंग को इस बारे में बता देती है कि उसके अंकल ऐसे ऐसे उसके बारे में बात कर रहे थे। तो ये कहता है कि मुझे अपने अंकल के बारे में सब पहले से पता है, लेकिन तुमने देखी ना मैं ग्रैंडपा को बताऊंगा तो भी वो इतनी आसानी से मानेंगे नहीं। तो यहाँ पर जेनी कहती है कि तुम सब मुझ पे छोड़ दो, अब ग्रैंडपा को मनाने का काम मेरा है। फिर हम देखते हैं कि जेनी यहाँ पर ग्रैंडपा के पास पहुँचती है और वो एक्टिंग करते हुए उनसे बताती है कि अंकल ने रॉन्गचंग को मारने की कोशिश की और उसे मारने के लिए गुंडे भेजे थे। वो अच्छे से ग्रैंडपा के सामने एक्टिंग करके उन्हें यकीन दिलाई देती है कि सच में अंकल रॉन्गचंग को मारना चाहते हैं। फिर ग्रैंडपा इस बात पर मान जाते हैं और फिर अपने बेटे यानी कि रॉन्गचंग के अंकल को खूब मारते हैं और फिर वो रॉन्गचंग से मिलने जाते हैं और इस बारे में पूछते हैं कि वो उसे कंपनी संभालने के लिए दे देंगे, बस वो अपने अंकल को फिर से माफ़ कर दे। तो रॉन्गचंग तो मान जाता है और फिर हमें पता लगता है कि जेनी तो एक डॉक्टर ही होती है और वो यहाँ पर रॉन्गचंग के पैर को ठीक करने में कामयाब हो जाती है और वो चलने लग जाता है। और फिर वो अपने ग्रैंडपा से मिलने जाता है और उन्हें बताता है कि अब वो एकदम नॉर्मल पर्सन की तरह हो गया है। तो वो तो बहुत ही खुश होते हैं, पर ये अंकल बहुत ही गुस्सा हो जाता है और जेनी और रॉन्गचंग दोनों को ही किडनैप करवा लेता है उन्हें मारने के लिए। और उसने इस काम के लिए लुओ और चूशी को हायर किया होता है कि वो इन दोनों को मारने पहुंचे। पर ये सब जेनी और रॉन्गचंग को पहले ही पता लग गया था, तो वो लोग यहाँ पर पहले ही पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस इन्हें बचा लेती है और इन दोनों को अरेस्ट करके लेके जाती है। और फिर फाइनली लास्ट में रॉन्गचंग के अंकल और लुओ और चूशी और ये सभी को जेल हो जाती है और फिर फाइनली हमारे हैप्पी कपल्स कोर्ट जाकर फिर से दोबारा अपनी शादी कर ही लेते हैं और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।